ये आपका दृष्टिकोण था। आप सत्ता में तो आ गए और उस इतिहास को भूल गए कि सत्ता में चले कैसे आप। ईमानदारी से आकलन कर लीजिए आजाद साहब, और इसके ऊपर तो पुस्तकें और इतिहास लिखा गया है कि 1957, 1962 और 1967 का जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे होता था। जो कश्मीर घाटी में, और हमारे सदन में माननीय पीडीपी के कुछ सदस्य हैं, वो सब इस इतिहास की पुष्टि करेंगे कि जो प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल था दूसरा, उसके नेता तो जेल में थे, कस्टडी में थे। कांग्रेस का बहुत वहां सपोर्ट नहीं था, जो था जम्मू में था। हम तो बहुत छोटे थे, जम्मू में थे, प्रजा परिषद के रूप में काम करते थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में। उस इतिहास में तो हमारा कोई रोल नहीं था, केवल दो रोल थे कि जब सीमा पार से आक्रमण हो रहा था अक्टूबर 1947 में, तो उसके बचाव में प्रजा परिषद के लोग पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रेरणा पे वहां गए थे देश को बचाने के लिए। और जो बैरियर्स आपने खड़े कर दिए थे 1950 से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहीदी दी थी उनको हटाने के लिए। उसके अलावा प्लीज सर रखिए, आप धैर्य से सुने प्लीज। नहीं ये गलत है, नहीं गलत, प्लीज आप शांत रहे, आप प्लीज आप सब क्या कर। आनंद साहब, इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। प्लीज आप नहीं प्लीज आनंद जी आप बैठे, आप कुछ। I have not said so. We have not said so about any prime minister or a former prime minister who gave the life for this country. But don't gloss over the sacrifices made by people. When political leaders die in custody without medical aid because some quack gives them an injection which he had a hostility to in terms of his body, I don't know what to call it. But I think let's keep that debate out because we are discussing some more serious issue. Sir, how was the 1957, 62 and 67 election conducted? वो चुनाव कैसे हुआ था? शायद इस देश के इतिहास में लोकतंत्र के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ किसी ने नहीं की जो उस वक्त के कांग्रेस के नेतृत्व ने की थी। कश्मीर घाटी में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे अब्दुल खालिक। आजाद साहब उसका नाम सुनते मुस्कुरा रहे हैं। एक कानून बना दिया कि पूरी कश्मीर वैली में सारे नॉमिनेशन केवल एक आदमी के सामने दायर होंगे। All nominations will be before one person. जब वो लोग जाते थे नॉमिनेशन फाइल करने, उस वक्त बहुत जिले नहीं हुआ करते थे, श्रीनगर जिला ही आधे से ज्यादा कश्मीर हुआ करता था। जब लोग नामांकन भरने जाते थे तो कभी गायब हो जाता था, कुछ उसको दे नहीं पाते थे। इट हैड टू बी गिवन टू हिम इन पर्सन। वो लोग नॉमिनेशन नहीं लेते थे और जो गलती से उसको दे गया उसका वो खारिज कर देता था। कभी 22, कभी 25, कभी 27 एमएलए जहां वोट आपका था नहीं, खालिद साहब की मेहरबानी से वो निर्दलीय चुन के आ जाते थे। और इसलिए उस तरह के चुनाव से आप लोगों ने वहां हुकूमत की है। और आप कहते हो कि लोग पिछले 4.5 साल में एलियनेट हो गए। अगर लोकतंत्र के साथ इस तरह की खिलवाड़ करोगे और एलियनेशन का बीज बोओगे और मासूम कश्मीर का नागरिक कहेगा कि मुझे इस मुल्क से, आजाद हिंदुस्तान से लोकतंत्र भी नहीं मिल सकता, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं मिल सकता, और केवल सत्ता में रहने के लिए यह राजनीति थी जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने की।
और पूरे कश्मीर के अंदर मजाक चलता था कि कश्मीर में दो तरह के एमएलए हैं, एक खलक एमएलए हैं और एक जनता एमएलए हैं। एक को खलक ने चुना है, एक को जनता ने चुना है, और ऐसी सरकार कुर्बान। और उस सरकार ने इतने बेहतरीन काम किए जिसका पूरा इतिहास आप हम लोगों को बता रहे हैं। कश्मीर में लोग मानते हैं कि जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने तो 1977 का जो चुनाव हुआ कश्मीर के इतिहास में फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो था। कांग्रेस के जाने के बाद 77 वाज द फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द वैली। केवल इतना नहीं, आपने शेख साहब को सीट पर बिठाया, फिर उनको गिरफ्तार करना पड़ा, फिर उनको आपने जेल में रखा, कस्टडी में रखा। फिर 1976 में आपने उनके साथ समझौता किया और समझौता करने के कुछ महीनों के अंदर ही फिर उनसे झगड़ा शुरू हो गया। और शेख साहब के बाद जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने, यहां कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदस्य नहीं है, आप बड़ा सीधा आ गए कि हमने फारूक साहब को मुख्यमंत्री बनाया। 1984 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे, और यह नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके राजनीतिक संकेत हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे 1984 के आरंभ में श्री बीके नेहरू। बीके नेहरू कौन थे, किनसे उनका संबंध था, पूरा देश जानता है। जब बीके नेहरू साहब को कहा गया कि केंद्र की योजना बनी है कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज करना है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह इनकार कर दिया कि यू कैनॉट प्ले विथ फायर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीके नेहरू साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया और वो दिल्ली आ गए और नए गवर्नर साहब को भेज के ओवरनाइट कू में आपने श्री गुल मोहम्मद शाह की सरकार बनवा दी। आप हम पे आरोप लगा रहे हो, आप इधर उधर से एमएलए उठा रहे हो, हमने तो कोई ऐसा प्रयास किया नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, कहीं ना कहीं से एमएलए उठाए और ओवरनाइट जीएम शाह की सरकार आपने बना दी। और बाद में उनके जो बयान आते थे वो पता नहीं था कि देश के साथ भी है कि देश के साथ नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नेचर के स्टेटमेंट आते थे। और इस सारे इतिहास से जब वो एक्सपेरिमेंट नहीं चला तो फिर 86 में आपने फारूक साहब से जाकर समझौता किया और वो सरकार आपकी ऐसी चली, ऐसी बेहतरीन सरकार थी कि 1989 तक उस सरकार की वजह से उतना बड़ा एलियनेशन आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ। कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं बची थी, कोई गवर्नेंस नहीं बची थी, इस देश का कोई साइन और सिंबल नहीं बचा था। अगर स्टेट बैंक की ऑफ इंडिया की ब्रांच थी तो इंडिया शब्द के ऊपर एक चादर लटका दी जाती थी। केंद्र सरकार का कोई वहां दफ्तर नहीं अलाउ किया जाता था। और यहां तक कि 1990 के 26 जनवरी के दिन जो घटनाएं प्लान्ड थी वो सब कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड की है। ये वही पीरियड था जब मुफ्ती साहब की एक परिवार में से एक बेटी को किडनैप भी कर लिया गया था और कोई गवर्नेंस नाम की चीज राज्य में नहीं बची थी। 1989 में जब कांग्रेस पावर से बाहर गई तो कश्मीर को उस एलियनेशन की स्थिति तक छोड़ के आप लोग गए थे। खैर उसके बाद आपको भी यह समझ आई और मैं उस समझ से कोई मतभेद नहीं रखता कि जम्मू कश्मीर में वहां के क्षेत्रीय दलों का भी रोल है और जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई है वो अलगाववाद के खिलाफ है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। और वहां की मेन स्ट्रीम पार्टीज और नेशनल पार्टीज को कहीं ना कहीं एक दृष्टि से कि इस देश को में से अलगाववाद और आतंकवाद समाप्त करना है,
कहीं ना कहीं कुछ विचारों का मतभेद होते हुए भी कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट आपने भी किए हैं, आप करें बहुत अच्छा है, हम करें तो रेड रैग है। ये इसी रेड रैग की वजह से 4,500 लोग पंचायतों के चुनाव में जीत के आए हैं। एक नई फोर्स कश्मीर घाटी के अंदर इमर्ज कर रही है। और जिस प्रकार से इस परिस्थिति का वहां पर जनता के अंदर एक आज स्टोन थ्रोइंग की घटनाएं पिछले 6-6.5 महीने से कम साल से कम क्यों हो गई? और केवल इतना नहीं, ये पूरे एलियनेशन का एक इतिहास है, वो नीतियां हैं जो वहां पर बनाई। और आज देश, चाहे आपकी सरकार थी, हमारी थी, हम जूझते थे उससे मुकाबला करने के लिए। आपने जिसको गोल्डन पीरियड कह दिया, उस गोल्डन पीरियड में तो स्टोन थ्रोइंग शुरू हुई थी जब 2008 में। और स्टोन थ्रोइंग शुरू होने के पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था। कारण यह था स्टोन थ्रोइंग मूवमेंट के पीछे कि इस देश की भी आतंक और आतंकवादियों से लड़ने की क्षमता सुधर रही थी, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो। और पूरा विश्व कभी भी इस मूड में नहीं था कि हम स्वीकार करें कि कोई आतंकवाद के आधार पर कहीं विजय प्राप्त कर ले। Nobody can be allowed to enjoy the fruits of terrorism. That's the global mood today. तो आतंकवादियों में भी, हुर्रियत में भी ये सोच बदली। और वो सोच ये बदली कि किसी प्रकार से हम लोग इसको सिविल डिसोबीडियंस का रूप लें। और इसलिए 2008 में उन्होंने अपनी रणनीति बदली। और उस बदली हुई रणनीति के तहत उन्होंने मास अपसर्ज, 2010 में अमरनाथ था, 8 अच्छा, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, 8 अमरनाथ यात्रा थी, आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो 2010 में जब वो शुरू हुई तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मास डिसोबीडियंस करिए। हर व्यक्ति, स्कूल के बच्चे से लेकर कॉलेज का विद्यार्थी या कोई आम आदमी बस्ते के अंदर पत्थर लेकर जाए। कोई 5 आदमी 7 आदमी की पुलिस या सीआरपीएफ बीएसएफ की चौकी देखे तो 10,000 पत्थर उसके ऊपर बरसा दो। वो तो वेपन का काम करते हैं। और ये तब से एक नमूना इसका पैदा शुरू हो गया। 2008 का आजाद साहब ने जिक्र किया जब अमरनाथ का मूवमेंट हुआ कि इतना बड़ा तीर्थ स्थान, और विरोध यह था कि वहां पर जो यात्री जाते हैं उसकी सुविधा के लिए जमीन नहीं दी जाएगी, केवल टेम्परेरी यूज के लिए, क्योंकि वो तो केवल कुछ सप्ताह के लिए होती है यात्रा। सोच में बदलाव यहां तक था। और इससे बेहतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साहब, और अगर ब्लेम गेम में जाना है, तो मैं केवल आपको इतना कह दूं कि जब इतिहास फैसला करेगा कि कश्मीर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही था, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी। लेकिन अगर आपको स्टेट्समैन बनना है और आपकी पार्टी को बनना है, तो कम से कम भविष्य की हम लोग सोचें। और उस भविष्य की सोच में कश्मीर में जो गलतियां हुई उनसे बाहर निकलकर, उस ब्लेम गेम से बाहर निकलकर वहां अमन, चैन, विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, इसकी बात हम लोग सोचें तो शायद बेटर होगा। और केवल अगर आपका प्रयास रहेगा कि कोई ना कोई हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को व्हाइट वॉश कर दे, तो वो तो इतिहास का एक अंग बन चुकी है, इस देश का हर नागरिक जानता है, उससे मुक्ति कभी आपको मिल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। इस रिजोल्यूशन पर
माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों लोगों ने विस्तार से कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के लोगों के विचार के बारे में बात की। इसमें दो राय नहीं कि कश्मीर बहुत खूबसूरत प्रदेश है और जब वहाँ जाते हैं तब इस बात पर अफसोस होता है कि इतने अच्छे प्रदेश को देश के विभाजन की वजह से ये त्रासदी झेलनी पड़ी। एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका दूसरी तरफ चला गया और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से जो रोजी रोटी का मुख्य जरिया था कश्मीर का, टूरिज़्म का, वो इतना एडवर्सली प्रभावित हुआ कि धीरे धीरे लोग निराश होने लगे। यहाँ इतनी मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये स्थिति आई क्यों। मैं ये भी नहीं यहाँ कहना चाहता हूँ या कह चुका हूँ पहले कि आखिर देश का बंटवारा हुआ क्यों, टू नेशन थ्योरी अस्तित्व में आई क्यों, इसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। और मैं जानता हूँ कि अगर पुराने घावों को कोरेदा जाएगा तो उससे खून ही निकलेगा, उससे दर्द ही निकलेगा। और इस सदन में जब चर्चा होती है और ख़ास तौर से जब कश्मीर पर चर्चा हो रही होती है, लाइव टेलीकास्ट है, सारे लोग, नई पीढ़ी जो कुछ बातें नहीं जानती है वो भी यहाँ से उनको बता दी जाती है। इसलिए मैं उस तरह की कोई बात नहीं करूँगा कि वहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स को कोई हर्ट हो, क्योंकि मैंने एक बार सर हमारी कमेटी पेट्रोलियम की वहाँ गई थी तो हम लोग जब गुलमर्ग जा रहे थे तो बीच में गाड़ी रुकवा ली हम। इतनी खूबसूरत जगह देख के कई लोग इमोशनल हो गए, हमारी इस कमेटी के मेंबर्स, कि कितना दुखद है कि इतनी खूबसूरत जगह और लोग इसको देखने नहीं आ पा रहे हैं, जो उधर से आते हैं आतंकवादी, उनके भय की वजह से। लेकिन ये तमाम तरह के लोग वहाँ हैं जो आज़ाद साहब ने बताया कि ये काम करते हैं। जब टूरिस्ट जाते हैं वहाँ तो उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। वो सब दुखी तो हुए ही, लेकिन कई बार निर्वाचित सरकारों को जिस तरीके से हटाया गया, चाहे वो इन्होंने हटाया हो चाहे अब की बार इन्होंने हटाया हो, उसके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आए। जनता जब ये एहसास करती है कि हमारे द्वारा चुने हुए लोगों को बेदखल किया जा रहा है और एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता दी जा रही है, तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया जो होती है वो अच्छी होती नहीं। चाहे वो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी रही हो, चाहे बाद में जीएम साहब की सरकार की स्थापना पर इनको हटाना रहा हो, चाहे बाद में कई सरकारों का हटाना रहा हो, ये कुछ भी अच्छा नहीं था। कश्मीर के हित में भी नहीं था और देश के हित में भी नहीं था। और आप जानते हैं कि जब पड़ोस का मुल्क इस बात पर आमादा हो कि हम
पाकिस्तान के विभाजन का बदला हिंदुस्तान से लेंगे और उसके लिए जो भी वहाँ सरकार होगी वो हर कीमत पर हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगी। तो कश्मीर जैसे मसले पर जो भी सत्ता में हो दिल्ली में, उसको बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहिए और कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर न समझिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत उसका प्रोपेगेंडा किया, लेकिन एक दिन भी आपने उन आतंकवादियों को रोक नहीं पाया। 2 लोगों को मार देते हैं तो ये खबर छपती है अखबार में कि 2 आतंकवादी आज मार गिराए, तो उसके आगे एक छोटी सी खबर होती है, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। रोजाना ये हो रहा है। तो इस तरह की अगर कार्रवाई हम करते भी हैं तो दुनिया को बताते क्यों हो कि मैंने ये किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और राजनीति का धर्म ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि जो आप करें, दूसरा देश जो है, कोई तीसरा देश जो दोनों के बीच में है, इसके अलावा जो और देश हैं, वो ये न समझे कि भारत अन्याय कर रहा है, वो यही समझे कि सारी गड़बड़ी हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। तो सर्जिकल स्ट्राइक का जितना प्रोपेगेंडा किया उसका लाभ हमें नहीं मिला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोग ये एहसास करने लगे कि हिंदुस्तान भी इस तरह की हरकतें करता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो करिए वो चुपचाप करिए। देश के हित में जो किया जा सकता है उसके लिए सारे देश की जनता आपके साथ है। जो करें देश के उसको बचाने के लिए, लेकिन कोई एक काम करें उसको प्रोपेगेट करें, ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर साहब, अनुरोध होगा समय 1 मिनट 2 मिनट बोलेंगे, हम वैसे नहीं बोल रहे हैं। मैं किसी की आलोचना करना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं, मैं तो समय की बात कर रहा हूँ। जो इशू है वो ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मैं इस पर कोई इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ कि इतिहास में अगर चला जाऊंगा तो कई लोगों को बहुत दुख हो जाएगा। नहीं, मैं तो महज बीएससी के द्वारा तय समय की याद दिला रहा हूं। मैं तो इस रिजोल्यूशन को मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हालांकि पहली बार आपने एक अच्छा काम किया था कि एक राजनीतिक व्यक्ति को वहाँ का गवर्नर बनाया, लेकिन उस राजनीतिक व्यक्ति के गवर्नर बनाते ही आपने सरकार को भंग करवा दिया। ये अच्छे काम को आपने खराब कर दिया। हालांकि कश्मीर में लगातार ब्यूरोक्रेट्स और सेना के जनरल्स वगैरह जो रहे वो ठीक नहीं था। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल समझ होती है, उनको गवर्नर बनाना अच्छी बात होती है। और एक गलती आपने ये की, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन यहाँ तो आपके संरक्षण में ये बात कह ही सकता हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे जब चुनाव हुआ कि हम पूरी वैली इसलिए जीते क्योंकि जो सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी ताकतें थीं उन्होंने हमारा समर्थन किया। खुलेआम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? इसके बावजूद आपको उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। बीजेपी जैसी पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि जो अलगाववाद जो ये कहें कि अलगाववादियों ने हमें समर्थन दिया, उनके साथ मिलकर आप सरकार बनाएं। तो ये बेमेल गठबंधन कब तक चल सकता था? उसका हसर तो ये होना ही था, और इसी वजह से आपको ये रिजोल्यूशन लाना पड़ रहा है। और रिजोल्यूशन आया है तो उसका समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आइंदा जब समझौता किसी से करो तो देख के करिए कि इनकी इंटेलिजेंस कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। श्री ए नवनीत कृष्णन। Thank you, Honorable Deputy Chairman. I would like to draw the kind attention of this Council. Subject to correction, I may be permitted to read the opening sentences of Article 356.
if the President, on receipt of a report from the Governor of a state or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may, by promulgation, and goes on. My humble submission would be, this is vague. There is no guidelines. Now the arbitrary powers have been conferred on the governor or some other, any individual. So the satisfaction, whether it is objective satisfaction or subjective satisfaction, it is not made clear in this provision. The only check is subject to correction again, the ratification by the both houses, and also, of course, the judicial review by the Supreme Court. But in this matter, I think a writ petition was moved, it was dismissed at the admission stage itself. And then my humble submission would be, this August House must think and consider to introduce certain guidelines to invoke, even to invoke the President rule, because the elected government cannot be dissolved. So they are reflecting the will of the people. It must be done to invoke 356 article. There must be clear-cut guidelines. Without guidelines, definitely, I am of the humble opinion, I have got a very little experience as a politician. The political party at center, so far, to my knowledge goes, it has invoked the Article 356 to further their political interests. Whether it is Congress, whether it is BJP, tomorrow it may be AIADMK. No guarantee about it. So, tomorrow AIADMK will come to power in center. Now, definitely it will happen. Unfortunately, we lost Amma. Otherwise, definitely it would happen. So, the problem is, it is a very serious. My humble submission on satisfaction or satisfied, it is against the concept of rule of law. No, because the states are not able to run the governments freely. Because they are afraid of central government. Huh? You are expressing Then I am expressing the view of all the government. Mr. Navneet Krishna, please address to me. Yes, Please. I'm sorry. No. Please address to me. Please. No. I am afraid of only God. Such senior I'm not members. afraid of anybody on earth. Whatever the result. Mr. Navneet Krishna, please address to me. We are not bothered about. We are afraid of only God. So my humble submission would be, this article is also containing another section, another subclass, namely, this proclamation can be revoked. So even in spite of this ratification by this house and that house, this proclamation must be revoked at the earliest point of time. This is my prayer and request. Thank you, sir. Thank you, Navneet Krishna ji. Now, Sri Derek O'Brien ji. Sir, along with 25 colleagues of mine, members of parliament, both from Lok Sabha and Rajya Sabha, I had the good fortune, we spent 4 or 5 days on a parliamentary tour, standing committee tour in Kashmir, about 4 months ago. And they made 2 requests to us. So I said, the next time I ever speak in parliament, we will try and keep both your requests. Their first request was that whenever Jammu and Kashmir पे चर्चा होता है, जम्मू कश्मीर में चर्चा होता है, लेकिन लद्दाख ले कोई का नाम ले लेता. No, everyone leaves out Ladakh and Leh. So please keep us in mind. So I have kept that first promise. The second promise is, I hope will also be kept because it's a verbal promise. Because today I think in the last 2 days we've seen parliamentary history being created. The defense minister is sitting down in one house while the finance minister speaks on defense. The home minister is sitting down in this house while the finance minister speaks on home. There is a message this, sir. There is a churn happening, and all political observers in Kashmir and around the country
are watching this very clearly. And I was just hoping, since the finance minister has handled guest appearance for defense and guest appearance for home, so I've got one suggestion. We didn't disturb anybody. Trinamool doesn't disturb, so let us speak for our 6-7 minutes. Because between the Congress and BJP, they've taken 1 hour. Please address to chair. So my request is to the finance minister in his own department, on behalf of the young people of Kashmir, the youth, the entrepreneurs and the tourist operators. The one thing which they all told us, tourism can be revived, but to revive tourism, they need a break on GST. So since the finance minister is not here, maybe the law minister will convey to the defense minister, who will convey to the finance minister that this should be done. So let's come to the resolution. So the two basic issues here are security and the environment. So who is responsible for the security and the environment? We know who's responsible. Our straight request to the Home Minister is, please tell us, because we are stuck with this President proclamation. We're done. But we want an assurance from the Home Minister or the Finance Minister to please tell us the elections there will be held either now or latest with the Lok Sabha election. We need this assurance to happen from the Home Minister. This assurance. Third, sir, the role of the Raj Bhavan. Now, in the history of Jammu and Kashmir, one new name has been written, which even the experts of Jammu and Kashmir and Ladakh don't know. And that name is Alexander Bain. Alexander Bain, क्या किया था? वो ने fax machine invent किया. 150 साल आगे. और ये fax machine लेकर इतना नाटक हुआ, from a government who talks about digital India, they can't operate a fax machine through the government. Sir, the bigger point here is in Jammu and Kashmir, we've had some very solid points, and I want to take it just one step because it's also Jammu and Kashmir and the rest of the country. What is happening in these Raj Bhavans? Are they becoming branch offices of a government in power? Because it is not only the Raj Bhavan which is an institution, sir. We are concerned with all other institutions. This is not enough time today to discuss all other institutions. But let me at least try and discuss one little institution for 1.5 minutes, and that is Parliament. Sir, Parliament bills are scrutinized by select committees and standing committees. Last two governments, and Trinamool was not part of even the last 1.5 governments, 65 to 70% of bills went for parliamentary scrutiny. This government has set a new record. It is 19% of bills get scrutinized. We are being killed as an institution. Sir, 4 out of every 5 laws are being passed without any committee scrutiny. Sir, 9 out of 10 bills passed on security, home affairs and important issues like that, 9 out of 10 have not gone through parliamentary scrutiny. So I can give you more examples. 6 bills introduced in this session, only 6 have been introduced. None have been scrutinized by Parliament. Sir, railway budget. Please look at from the last 70 years. 9 lakhs of crores of rupees passed, guillotine, no discussion on railway budget. We don't even know where the money has gone. Sir, institutions are at stake. Raj Bhavan with the fax machine was only one example of an institution at stake. Sir, we are discussing in Parliament. It would have been beautiful if not BJP Prime Minister or any Prime Minister, if our Prime Minister came and sat here today and listened to our discussion. Maybe he would change his attitude. Because if you look at the records of Parliament, 14 hours in Lok Sabha, 10 hours in Rajya Sabha, last 1 year, 24 hours he has spent here. Good. 37 hours spent giving speeches in Gujarat during the election. Sir, I have got no problem with a mass leader giving speeches. Mamta Di also gives speeches all over. But where is the balance? If we don't look at institutions like this, sir, then what will happen? The last time President's rule was introduced, sir, was 20 years ago. I don't want to get into statistics about pellets because these are not stories about statistics.
These are human stories. 2018, 586 people have died. Sir, when the House breaks for the weekend, please go on to the WhatsApp and see those pictures. They are available. Children, mothers, fathers, they are not terrorists. They are civilians. Through you, sir, I wish to appeal to the government. The Trinamool Congress and everybody wishes to appeal to this government that we have to have the local people on board. If you don't get the local people on board, sir, we are not going to solve these issues, sir. Sir, I want to end because I know there's a tendency, this side gets a lot of time, that side gets a lot of time, but all of us parties in the middle, everyone looks at the clock when we are speaking. When we are speaking, then everyone, LOP can have his time, we have no problem. हमें मालूम है आप खुद स्वतः समय में रहते हैं डेरिक ओब्रायन। नहीं सर, ये नहीं। सर, ये जो सब संस्था है, वो सब बर्बाद कर रहा है, ये मेरा पॉइंट है इसमें। सब संस्था, all, everyone, Parliament, Select Committee, Standing Committee, CBI, RBI is my private account. It can't work like this, sir. Sir, to come back to this, sir. Sir, nationalism is not a copyright of one party. And we don't want to listen to lectures on nationalism from one party. Please don't tell us about nationalism, sir. We are from Bengal. Sir, but I have to say this. When nationalism, when you claim to be a nationalist, then don't mess around. Heal Kashmir. Heal. Because otherwise, sir, you pretend to be a nationalist, you pretend to be an ultra-nationalist, and actually think about it, you may be anti-national. Sir, I've only been, sadly, to Kashmir once for 5 days, but I've seen lots of films. Sir, it's a paradise. I would urge this government, I would urge everybody here not to turn it into hell. Thank you, sir. धन्यवाद, धन्यवाद माननीय डेरिक ओब्रायन जी। माननीय सदस्यों, प्लीज, माननीय सदस्यों, मैं यह आपको सूचित करना चाहूंगा कि यह कश्मीर पर बातचीत 2 घंटे के अंदर हमें खत्म करनी है। अनुभव मोहंती जी, प्लीज, अनुभव मोहंती जी, महज 3 मिनट का समय आपके पास है, प्लीज। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, पिछले करीबन 1.5 घंटे से मैं इस विषय पर सबकी बात सुन रहा हूं सर। आप खुद शांति रखें, हो जाएगी। आप शांति रखें, हो जाएगी। आप प्लीज बैठिए। आपके अलावा कोई बात रिकॉर्ड नहीं देगी, प्लीज। जो बोले उनको बोलने दीजिए। आप खुद पीछे शोर कर रहे हैं। आप शांत रहिए प्लीज। आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी मिस्टर अनुभव मोहंती के अलावा। मिस्टर अनुभव मोहंती, प्लीज सर, नहीं, आप बैठिए प्लीज। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी मिस्टर सर, प्लीज। नो, आपकी कोई बात रिकॉर्ड सर। हम हाँ बोलिए। आप हाउस में शांति नहीं रख रहे हैं, लेकिन कश्मीर में शांति कैसे रहे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर, पिछले 1.5 घंटे में मैंने बहुत गुणी ज्ञानी लोगों को सुना। यहाँ पे विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा, सरकार के जो यहाँ पे जो नेता हैं उन्होंने भी कहा। सर, एक चीज आज पहली बार जब मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने का मौका मुझे मिला है, मुझे पहली बार एक चीज समझ में आया है, ये कि कश्मीरियों के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, उनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। हम पिछले 4.5 साल में was taking authoritarian measure and completely worsened the situation of the state. There is no meaning of blaming this side or that side. The real sufferers are the Kashmir people. Sir, I would like to request the Home Minister through you. Over the 300 civilians have died in the last 3 years. 300 civilians have died in the last 3 years. Unfortunately,
no inquiry has been conducted into these deaths and no one was responsible has been held accountable. This situation has only led to the further alienation of the people. Sir, the BJP interest in continuation of the situation to aid the larger their political agenda and communal polarization in view of their general elections. Here I request the Home Minister to say, when are you going to conduct the election? With the Parliament election or before that? Please tell us the date. Please tell us whether you are going to conduct the inquiry. Those who were killed, innocent people killed in the past 3 years, whether you can conduct an inquiry with a sitting Supreme Court judge. Please tell us the fact. The political accountability, no responsibility for mass is created. It is gross mishandling of these issues, hurting an agenda. Thus, our party is condemning the way you handle the Kashmir issue. With this, I request you to conduct the inquiry. Please tell us when you are going to conduct the election also. Thank you. Thank you, Rangarajan Sahab. Now, Professor Manoj Kumar Jha, 3 minutes. जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत उपसभापति महोदय। अक्सर दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल के मुकाबले क्षेत्रीय दल को यूं माना जाता है कि राष्ट्रीय मसलों पर उनकी कोई राय हो ही नहीं सकती या उनकी राय मायने नहीं रखती। इस मिथक को तोड़ना होगा सर। क्षेत्र में रहकर के भी हम राष्ट्र को सोचते हैं। माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनका रेजोल्यूशन सदन के समक्ष आया। उस रेजोल्यूशन पर क्या पोजीशन लेना है उस पर कोई चर्चा की बात नहीं, वो पोजीशन स्टेटेड है, लेंगे। लेकिन सर कुछ चीजें सदन में, माननीय गृह मंत्री जी आपकी व्यक्तिगत संजीदगी में कोई शक नहीं है, लेकिन इस पूरे मसले पे 3.5 वर्ष में जिस प्रकार के बयान आए, जिनका डोमेन नहीं था, उन्होंने डिसीजन लिए। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है सर कि दो परस्पर एंटीथेटिकल विचारधारा के दल अचानक स्ट्रेंज बेड फेलोज हो गए और एक व्यक्ति को आर्किटेक्ट बताया गया, उसके इंटरव्यू छपने लगे जगह जगह। आज व्यक्ति दिख नहीं रहे, कोई उनसे नहीं पूछ रहा है कि यह क्या किया। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लीडर ऑफ द हाउस अभी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 4.5 साल से बहुत खराब मौसम चल रहा है, तो हर कोई नेहरू जी पे टिप्पणी करके चला जाता है। नेहरू जी के कश्मीर पे क्या विचार थे, मैं समझता हूं कि नेहरू जी के लेटर्स पर लिए जाए, और वो लेटर्स संकीर्ण दायरे में नहीं। सर, बिहार के एक छोटे से कस्बे से पैदा हुआ, बचपन से पढ़ा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर, हम लोग तो इमोशनल होते थे इस सेंटेंस को सुन के, लेकिन 4.5 सालों में यह दुख हुआ कि अगर वो अभिन्न हिस्सा है तो इतना भिन्न व्यवहार क्यों हो रहा। अभिन्न हिस्से के साथ भिन्न व्यवहार कतई उचित नहीं है। आप क्या चाहते हैं, कश्मीर की जगह चाहिए या कश्मीरी अवाम चाहिए? आपको चुनना था जगह। आप क्या चाहते हो कि बॉलीवुड की फिल्मों के लिए एक साइट हो, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये गाने बहुत गाए जाते हैं सर। कश्मीरी अवाम का दर्द और गम समझने के लिए एक ही बात कहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी, आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। शौके दीदार है तो नजर पैदा कर, वो नजर पैदा करनी होगी सर। आपको डॉग विसिल पॉलिटिक्स से ऊपर जाना होगा। कश्मीर डेमोनाइज हो रहा है। मैं कश्मीर गया एक लेक्चर देने के लिए, हर साल जाता हूं। पहली बार मैं डेमोक्रेसी, बाबा साहब, सर घड़ियां बार बार देखते हैं, डर लगने लगता है। समय सीमित है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप खत्म करें प्लीज। बाबा साहब, नेहरू एंड डेमोक्रेसी। सर लिटरली मेरी पहली बार हुटिंग हुई है कश्मीर में, पहली बार हुटिंग हुई। क्या आप क्या बता रहे हो हमें? आप शमशान में विवाह के गीत गा रहे हो। यह मैंने सुना वहां के उन लोगों से जो लोग तथाकथित मुख्य धारा के लोग थे, आपके पक्ष में खड़े रहे, आपने उनको खो दिया। एलिनेशन पे तकरीर करके गए हैं लीडर ऑफ द हाउस। एलिनेशन पे 2 लोगों ने लिखा, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। उनकी समझ के एलिनेशन ना मैक्स वेबर का है ना कार्ल मार्क्स का। एलिनेशन समझने के लिए वो जज्बा पैदा करना होगा। महोदय, सिक्योरिटी समय खत्म हुआ, आप खत्म करें। एक मिनट दे दिए सर, प्लीज खत्म करें। सर, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के नजरिए में कभी कोई खोट नहीं आई सर। ये वही मुल्क है जहां 71 में हमने विश्व का नक्शा बदल दिया, एक नया देश दे दिया हमारे जवानों ने, तब की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने सर। लेकिन सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर में नहीं गया। जब आप कोवर्ट ऑपरेशन को पोस्टर पे ले जाएंगे ना, एलिनेशन पैदा होगा। आप कोवर्ट ऑपरेशन को पोस्टर पे लेके गए।
मैं माननीय गृह मंत्री जी मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपकी संजीदगी में कहीं कोई खोट नहीं है, लेकिन सर एनएसए अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेने लगेंगे बहुत दिक्कत है सर। अब वो दिन ना आ जाए कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट वहां से हो। मुझे तो डर है कि विश्वविद्यालयों में एक अपॉइंटमेंट अगर वहां से होने लगे तो हमें नहीं बोला। फाइनली सर एक आखिरी टिप्पणी, सर कल तक आप साथ रहते हो, अचानक जिस दिन राष्ट्रपति शासन लागू होता कहते हैं इनको सरहद पार से फोन आ रहे हैं सिग्नल। सर हम सब राजनीतिक दल हैं सर, राष्ट्रवाद और पेट्रियोटिज्म में आप लेट कमर है सर, आप बाद में आए हैं और आप नए कन्वर्ट की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं। नए कन्वर्ट के बारे में कहा जाता है कि 5 के बदले 7 वक्त नमाज पढ़ता है, आप 7 वक्त की नमाज कर रहे हैं पेट्रियोटिज्म के नाम पर, और वो भी नहीं है। और सर एक आखिरी सर पंचायत चुनाव का बहुत ढिंडोरा पीटा गया, अनंतनाग में क्यों नहीं हुआ चुनाव, बाईपोल क्यों नहीं हुआ लोकसभा का, यह भी। और आखिरी में देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, यह बात समझ लीजिए। सर्वेश्वर की लाइन है कि एक हिस्से के फट जाने बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे, नदियां पर्वत शहर गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि ये तुम नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बहरा धन्यवाद, रेजोल्यूशन धन्यवाद, लेकिन ये पॉलिटिक्स आप बंद करवा सकते हो। धन्यवाद माननीय सदस्यों, यह बहस 4 बजे तक हमें खत्म करनी है। अभी 7 वक्ता हैं और बीजेपी के भी एक वक्ता है जिनके पास अभी पार्टी का लगभग 16 मिनट समय बचा है। मैं चाहूंगा कि जो बाकी अन्य 7 वक्ता हैं उन्हें 1-1 मिनट का समय हम सब दें, जो सुझाव के तौर पे दें। जो समय मेरे लिए तय है मैं उससे आगे, जो समय तय है उसके तहत ही हम अपनी बात कहेंगे। अब मैं श्री डी राजा साहब को आमंत्रित करूं। मिस्टर डी राजा, 1 मिनट प्लीज। मिस्टर डी राजा, आप जो समय ले रहे हो मिस्टर डी राजा को बोले। डी राजा साहब प्लीज, डी राजा साहब प्लीज, डी राजा साहब, मिस्टर डी राजा प्लीज, मिस्टर डी राजा, मिस्टर डी राजा, मिस्टर डी राजा। चेयरमैन सर, बीजेपी का जो टाइम है, बीजेपी इतना टाइम नहीं लेगी क्योंकि आपने कहा है 4 बजे का, पहले आप इनको मौका दे दीजिए, बीजेपी अपना टाइम कम कर लेगी। मिस्टर डी राजा प्लीज। सर मिस्टर डी राजा सर प्लीज। सर no sir, at the outset I make a request to you. You take the sense of the house. We are discussing Jammu and Kashmir and we should understand the problems of Jammu and Kashmir, and it is a very sensitive state, strategic state, and we are discussing, and you cannot contain the discussion just like sir, that. Sir, please come on the point. So, just so my request, you be liberal, sir. Be please, liberal. please. Okay, okay, sir. Sir, I would like to begin my observations referring to the use of Article 356. I do consider it was an unconstitutional, undemocratic act on the part of the center. Sir, when we look at Article 356, we should understand what Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly. It was Dr. Ambedkar who made it clear, ordinarily, Article 356 should remain as a dead letter. When you use the Article 356, you admit the situation is not ordinary, it is extraordinary. Who created that situation, extraordinary situation in Jammu and Kashmir? What your government has done for the past 4.5 years, can you claim that your policies towards Jammu and Kashmir are correct? Or is there any attempt to review your policies? Sir, BJP was in coalition government. It is BJP which withdrew from the government. Then there was an effort by 3 major parties, PDP, National Conference and Indian National Congress. They tried to communicate to the governor's office and they say fax machine is not working, it is not receiving. But governor has acted. Fax machine has not worked, but governor has acted. He dissolved the assembly and now it is president's rule.
Sir, Kashmir is considered to be paradise on earth. Now, whether we will retain that paradise or we will lose our paradise. And this question is haunting all Democrats, all secularists, all patriots of this country. And we should answer to this question. And sir, look at the young people of Kashmir. Why there is unrest among young people, students, all young people, and they are extremely articulate. They are extremely well informed. They are born in conflict zone. They live in conflict zone. Mr. Raja, you have taken 2 minutes already. No, sir, please conclude. Please conclude. Let me finish, sir. Let me Please. finish. Sir, now my question is, why there should be sense of alienation among the young people of Jammu and Kashmir? Why? Home Minister should tell us why there should be sense of alienation among young people of our country, young people of Jammu and Kashmir. And you have dissolved the assembly and you have imposed the president's rule. When are you going to hold the elections? When are you going to hold the elections? Can you tell us? Can you indicate when the center is planning to hold elections? Nobody knows. And we are all worried about Jammu and Kashmir and how to integrate Jammu and Kashmir. It's already 3 minutes, Mr. Raja, please. Sir, I had the opportunity to go with the present Home Minister in a delegation. After that visit, there was a unanimous resolution by all party delegation that Home Minister, government should hold talks with all stakeholders. Please conclude. Where was that talk? Where was the talk? And talks were not held. Sir, I am telling you, it was Mr. Vajpayee who said, we can choose friends, but we cannot choose neighbors. And with Pakistan, what is our attitude? What the steps we are taking to promote people-to-people contacts, to de-escalate the tension between our two countries? Manya D. Raja, please conclude. It's already 4 minutes. Please. In Jammu Kashmir, Please. what are the efforts of the government to hold talks with all stakeholders? Because we will have to win the confidence of the people of Jammu and Kashmir, particularly the young people of Jammu and Kashmir. Only one issue, sir. You are totally trusting on the use of army, the military, the force, instead of talks, instead of reaching out to the people. Are you in a position to explain why this policy of government towards Jammu and Kashmir? Then, sir, there are thousands of prisoners. Thank you, Mr. Raja. Thank you. This is the last thing. Thank you. There are thousands of prisoners in prison. What are their conditions? Nobody knows. I am not talking about use of pellet guns. Thank you. Now I and the loss invite of lives. Shri And the Rakesh Sinha ji, prisoners, आपकी condition पार्टी of के पास prisoners.